भले ही गोवा के विधानसभा चुनाव अगले साल होने हो, लेकिन चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर पहुंच रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी है जो अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी कोलकाता से लेकर गोवा तक बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के बाद पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गोवा पहुंचकर पणजी में संकल्प रथ यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। नड्डा ने इस दौरान बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जो वर्किंग कल्चर का चेंज आ रहा है, ये वर्किंग कल्चर का चेंज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। साथ ही जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल अपने परिवार के विकास और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए काम किया। बिफोर 2014 अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति की संस्कृति क्या थी? यू रिमेम्बर, संस्कृति थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको आप अच्छी अच्छी बातें कहो, समाज में कुछ ऐसे विषयों को उठा दो जिसके कारण कोई समाज में कुछ स्पर्धा पैदा हो जाए और उसके प्रति आग्रह इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, एक मुश्त आपको वोट मिल जाए, वोट बैंक की राजनीति करो, किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आवाज उठा करके उसके चैंपियन बनने की कोशिश करो, और जब येन केन प्रकारेण वोट मिल जाए तो फिर अपने परिवार का भला करो, अपना भला करो, अपना घर भरो और करप्शन की प्रकाष्ठा पर पहुंचाओ और अगले चुनाव की तैयारी पर जुट जाओ। दिस वॉज द कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर। आई एम स्पीकिंग विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं दूसरी ओर गोवा चुनाव में पूरे दमखम से उतर रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस को राज्य की चुनावी रेस से बाहर बता दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आप टीएमसी को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके पास 1% वोट भी नहीं है। मेरे को तो लगता है आप ही लोग टीएमसी को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में टीएमसी के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। 3 महीने पहले आई है वो पार्टी गोवा में। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आपकी नजरों में टीएमसी बहुत ऊपर हो सकती है, मेरी नजरों में आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनीवेयर, दे आर इवन इन द रेस। व्हाई शुड आई? बिकॉज दे आर नॉट इन द रेस। देयर आर 1350 पार्टीज इन द कंट्री, सो शुड आई स्टार्ट मेंशनिंग एवरीवन? वहीं केजरीवाल ने इस मौके पर गोवा वासियों के लिए छठी गारंटी की घोषणा करते हुए गोवा की पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की बात कही। तो आज हम छठी गारंटी दे रहे हैं। पहली गारंटी हमने दी थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। दूसरी गारंटी हमने दी थी कि सबको रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को, और जब तक रोजगार नहीं देते बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी थी हमने कि आपको पिलग्रिमेज पे ले जाएंगे, वेलंकनी और अयोध्या और शिरडी और अजमेर शरीफ। चौथी गारंटी दी थी हम लोगों ने कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे 18 साल से ऊपर की महिलाओं को। 5वीं गारंटी थी टैक्सी ऑपरेटर्स को। आज छठी गारंटी दे रहे हैं, दैट वी विल फॉर्म द फर्स्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफ गोवा, फर्स्ट ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, डेड ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। गौरतलब है कि गोवा के सियासी रण में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रही हैं। बीजेपी अपनी 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं सरकार में वो फिर से आना चाहती है। दूसरी ओर ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल बीजेपी को हराकर गोवा की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अब देखना होगा कि गोवा वासी किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं।
2017 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद आगामी चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा लहराने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भव्य रैलियों से लेकर जनसंवाद तक सूबे की बीजेपी सरकार कुर्सी पर कायम रहने का भरपूर प्रयास कर रही है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा की गई योजनाओं के शिलान्यास से इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुधवार को सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को रवाना करने के साथ साथ सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज के साथ 500 करोड़ से ज्यादा की कुल 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर उनके कार्यकाल में एक ही धर्म पर विशेष ध्यान देने का आरोप लगाते हुए दिवाली और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर रोक लगाने की बात कही। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। बड़े बड़े दंगे होते थे। इस सोनभद्र में भी दंगे हुए थे। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी। रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था। कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। पर्व और त्योहारों को हर प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव के फर्क साफ हैं कि हमले पर तंज करते हुए कहा कि पिछली सरकार राम भक्तों पर गोली चलवाती थी, लेकिन अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी। वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पिछली सरकार कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी और वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण कराती है और उससे जुड़े हुए श्रमिकों पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। सीएम योगी ने मंच से वंशवाद को भी निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों के दौरान एक परिवार पर वसूली करने का आरोप लगाया। एक तरफ वह सरकार जो डबल इंजन की है, आपका इशारा समझते ही विकास की योजना को लेकर के आपके पास पहुंचती है, और दूसरी तरफ ये लोग भी थे। कोई नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहां चाचा, कहीं भतीजा, कहीं और कोई नातेदारी रिश्तेदारी, ये सभी निकल पड़ते थे वसूली पे। प्रदेश के युवा उससे वंचित रह जाता था। यूपी के रण को बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है, जिसको लेकर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक बीजेपी का हर नेता और कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। अब देखना ये होगा कि जन विश्वास यात्रा निकालकर बीजेपी जनता का विश्वास फिर से जीत पाती है या नहीं। यूं तो संसद के शीतकालीन सत्र को 23 दिसंबर तक चलना था, लेकिन विपक्ष के रवैये की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही एक दिन के पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष दो मुद्दों को लेकर हंगामा करता रहा। पहला, राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन वापस हो, और दूसरा, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो। विपक्ष रोज हंगामा करता रहा और सदन में कोई काम नहीं हो पाया।
उसके बावजूद भी चर्चा अगर कुछ उसमें इश्यू है तो चर्चा करना चाहिए। शोर शराबा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? ये तो मुझे इतना ही लग रहा है, ये 2019 में जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दोबारा मिला है, ये अभी भी पच नहीं पा रहे। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया ताकि बिल आसानी से पास हो सके। हमने सरकार से निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने की सरकार की पहल को कोई असर नहीं हुआ। सरकार ने गतिरोध समाप्त की हर संभव कोशिश की, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने के मामले में सरकार ने शर्त रखी कि सदस्य माफी मांग ले तो बहाली संभव है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनके नेताओं ने जो गलती की ही नहीं, उसकी माफी क्यों मांगे। वो संसद का जो शीतकालीन सत्र है, अभी आपने स्पीकर साहब को सुना होगा, उत्पादकता ऐसी कोई खराब नहीं रही, ठीक ठाक रही, बिल भी पास हुए। लेकिन दो विषय जो चर्चा में रहे, एक तो फार्म लॉ को जो हमने रिपील किया, उसमें विपक्ष ने कहा हम चर्चा करेंगे। विपक्ष की डिमांड थी कि बिना चर्चा के इसको निरस्त किया जाए। दूसरा चर्चा में रहा इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसमें उन्होंने कहा इसमें हम चर्चा चाहते थे, स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेजो। वो स्टैंडिंग कमेटी में ही होकर के आया था। इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर चर्चा की थी, सभी दल भी सहमत थे। इसलिए विपक्ष का रवैया इस बार हठधर्मिता का था, जिसके कारण हाउस बाधित, लोकसभा भी कई बार रहा और राज्यसभा काफी बार बाधित रहा। आइए आपको बताते हैं कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में कौन कौन से अहम विधेयक पास और पेश किए गए। कृषि कानून निरसन विधेयक और चुनाव कानून विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों को पारित किया गया। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पास हुआ। लड़कियों की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने संबंधित विधेयक लोकसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश किया। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। जैव विविधता संशोधन विधेयक विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया गया था। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुई और इस दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82% रही। वहीं राज्यसभा की बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी 47% रही। वहीं सत्र के दौरान कई मामलों पर विपक्ष के हंगामे के बीच 18 घंटे और 48 मिनट का समय बर्बाद हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि ये सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ और इस दौरान कुल 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य निपटाए गए और इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 विधेयक पारित हुए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.